सूर्योयनं चन्द्रसमान तुण्डं गुणाजियं चं पैपूपसोमं तं गोमटीसं प्रणमामि नीचं तं गोमटीसं प्रणमामि नीचं तं गोमटीसं प्रणमामि नीचं। जय बोले अनंता नरसिंह परमेश्वर भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। विश्ववनीय श्री 1008 महावीर स्वामी भगवान की जय। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रमुख शमनाचार्य अनाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराट सागर जी महाराज की जय। द्वादशाम जीवानी माता की जय। तीन लोक के समस्त कृत्रिम चैत्यालय की जय। अपन जम्बूद्वीप की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। जम्बूद्वीप की जर्नी करते करते अपन ने बहुत सारी चीज़ों की विजिट की। एक बार फिर से उसको शॉर्ट में यहाँ पे रिवाइज करा लेते हैं। जब जम्बूद्वीप का स्टडी किया था तब अपन ने सबसे पहले 6 पर्वत देखे थे और 6 पर्वत आने के कारण इस पूरे जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्र हो गए थे और 6 पर्वत के सेंटर में एक एक तालाब भी है और उसके नाम भी अपन ने देखे थे, उसकी चौड़ाई भी अपन ने समझी थी और गहराई भी समझी थी। उसके बाद कौन सा क्षेत्र का एरिया विस्तार कितना है उन सबको अपन ने समझने का ट्राई किया था। उसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला भी अपन ने देखा था। नेक्स्ट वो पर्वतों के कलर किस प्रकार के हैं वो समझा था। पर्वत किस तरह दीवार की तरह वहाँ पे होते हैं उसको भी अपन ने देखा था। नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्ट में पूरा डायग्राम आ गया, चार्ट आ गया कि कौन सा कलर, कितनी पर्वत की हाइट और कितने सरोवर है, उसके नाम यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट ये जम्बूद्वीप का डायग्राम है, इसमें और आप अच्छे से क्लियर देख सकते हो। ये सारे पर्वत, फिर उसके अलावा सारे क्षेत्र, ये बीच में ब्लू कलर के सारे आपको सरोवर दिख रहे हैं, राइट। और उसके बाद अपन को नदियाँ देखी थी। नेक्स्ट वो तालाब की गहराई, लंबाई, चौड़ाई कितनी है वो देखी थी। तालाब के बीच में कमल होते हैं उसको देखा था। कमल के ऊपर देवियों के भवन होते हैं और उसमें चैत्यालय होते हैं उसको देखा था। कौन कौन सी देवी, श्री कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी, ये 6 प्रकार की देवियाँ 6 प्रकार के जो सेंटर के कमल होते हैं उसमें रहती, उसको देखा था। नेक्स्ट ये पूरा डायग्राम आ गया कि कितने सरोवर, उनकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है, उसमें कमल कितने हैं और उसमें कौन कौन सी देवी रहती है। नेक्स्ट अब कितनी नदियाँ हैं उसको भी अपन ने देखा था। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्य, हरि, हरिकांता, सीता, सितोदा, नारी, नागकांता, सुवर्णकुला, रूप्यकुला, रक्ता, रक्तोदा, राइट। ये दो की पैर में ये सारी नदियाँ हैं। टोटल 14 नदियाँ हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे अपन ने डायग्राम में उस दिन समझा था कि किस तरह से सरोवर से हर एक सरोवर से 2 नदियाँ निकलती है और किस तरह से क्षेत्र में पूर्व और पश्चिम दिशा में बहती है। सिर्फ पद्मा सरोवर और ऊपर जो पुंडरीक सरोवर है वहाँ से 3 दिशा में नदियाँ निकलती है, बाकी सभी सरोवर से 2 दिशा में नदियाँ निकलती है। नेक्स्ट जो 2 नदियाँ हैं उसमें पहली नदी है वो पूर्व समुद्र की ओर बहती है। अपन ने देखा था जैसे गंगा सिंधु नदी है तो गंगा नदी है वो पूर्व दिशा में मूव करेगी और सिंधु नदी पश्चिम दिशा में। तो ये जो 14 नदियाँ है उसमें 7 की पैर मीन्स 2 की पैर बन गई तो 7 टोटल पैर बनी। तो उसमें जो स्टार्टिंग के नाम है वो सब नदियाँ पूर्व की दिशा में मूव करेगी और जो पश्चिम दिशा लास्ट वाला जो नाम है वो सारी नदियाँ पश्चिम डायरेक्शन में मूव करेगी। और गंगा और सिंधु आदि नदियों की 14,000 परिवार नदियाँ हैं। तो इस सूत्र से आपको ये समझना है कि जो गंगा नदी, सिंधु नदी है उनकी 14,000 परिवार नदियाँ हैं। और फिर आदि शब्द लिखा है तो वहाँ से जो नेक्स्ट नदियाँ, जो नेक्स्ट पैर है नदियों की
डबल डबल नदियाँ, सहायक नदियाँ डबल डबल होती जाती हैं। यानी गंगा सिंधु की 14,000 सहायक नदियाँ है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट पैर आएगी, उसके बाद जो नेक्स्ट पैर आएगी नदियों की, उन सबकी सहायक नदियाँ भी डबल डबल होती जाती है। यानी यहाँ पे 14,000 है, तो नेक्स्ट नदी की जो पैर है उन दोनों की हो जाएगी 28,000। राइट, इस तरह से इसको समझना चाहिए। नेक्स्ट फिर अपन भरत क्षेत्र समझ रहे थे। ये भरत क्षेत्र वही है जिसमें अपन रहते हैं, यानी भरत क्षेत्र और भारत डिफरेंट है। भरत क्षेत्र के आगे खंड के भारत देश में अपन रहते हैं। तो ये भरत क्षेत्र जो पूरा जम्बूद्वीप अपन ने देखा था, उसके में से जो नीचे का जो 190वां पोर्शन है उसको हमने कट करके वहाँ से यहाँ पे जूम करके विजुलाइज करा है, जिससे आपको समझ में आए कि वो जो नीचे का इतना पोर्शन है जो जहाँ पे अपन रहते हैं वो भरत क्षेत्र, वो एग्जैक्ट बड़ा करके यहाँ पे दिखाने का ट्राई किया है। तो ये हिमवान पर्वत है, अपन ने देखा था उसके जो हिमवान पर्वत पे जो पद्म सरोवर है, वहाँ दोनों साइड से पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में से दो नदियाँ निकलती है। एक का नाम है गंगा नदी, एक का नाम है सिंधु नदी। तो हिमवान पर्वत से वो नदियाँ आगे जाके ये दो कुंड है उसमें आती है, फिर उससे विजय पर्वत तक आती है, और फिर इस तरह से यहाँ पे आके यहाँ लवण समुद्र में दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। तो अपन ने देखा था कि भरत क्षेत्र है, उसके 6 खंड किस प्रकार से पड़े। तो ये गंगा, ये सिंधु और ये इस साइड गंगा। तो गंगा और सिंधु नदी आने के कारण 1 2 3 राइट 4 5 6 और बीच में विजयार्ड पर्वत है। तो सबसे पहले तो विजयार्ड पर्वत आएगा। तो विजयार्ड पर्वत आने के कारण भरत क्षेत्र के 2 पार्ट होते हैं। फिर गंगा और सिंधु नदी निकली तो उसके कारण 6 पार्ट हो गए। तो आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा भरत क्षेत्र है, उसमें विजयार्ड पर्वत आने के कारण ये दो पोर्शन हो गए। फिर गंगा नदी निकली और सिंधु नदी निकली तो उसके कारण 6 भाग हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह से 6 पार्ट हो गए। फाइन, तो ये हो गए भरत क्षेत्र के 6 विभाग। अब क्वेश्चन ये था कि ये भरत क्षेत्र में नेक्स्ट ये भरत क्षेत्र है, उसमें 6 खंड किस प्रकार से पड़े, तो अपन ऑलरेडी समझ चुके थे कि किस प्रकार से हुए। अब क्वेश्चन था कि अपन ये 6 खंड में से कहाँ पे रहते हैं। अपन ये 6 खंड में से कहाँ पे रहते हैं। चक्रवर्ती अपनी 6 खंड को जीतता है और 6 खंड को जीतने के बाद अपनी प्रशस्ति कौन से पर्वत पर कहाँ पे लिखने जाता है, वो पर्वत ये 6 खंडों में कहाँ पर है, उसको अपन आज देखते हैं। इसको थोड़ा विजुलाइज कर दूँ, जूम कर दूँ। बैक कर दो। इसको थोड़ा जूम कर। तो चक्रवर्ती अपन को बचपन से ही पता है कि चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतता है। तो 6 खंड कौन से, तो 5 मलेश खंड और 1 आर्य खंड। 5 मलेश खंड कहाँ पे है, आर्य खंड कहाँ पर है, और उसके बाद चक्रवर्ती कौन से खंड में अपनी प्रशस्ति लिखने जाता है, वहाँ पे कौन सा पर्वत कहाँ पर है, कौन से खंड में है और कहाँ पे प्रशस्ति लिखता है, उसको अपन यहाँ पे थोड़ा जूम करके देख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आपको पूरा भरत क्षेत्र यहाँ से यहाँ दिख रहा है। तो ये 6 खंड तो आपको समझ में आ गए, बन गए, पर 6 खंड में कौन से खंड मलेच खंड है और कौन से आर्य खंड है। तो आप सबसे पहले आर्य खंड समझ लीजिए। ये खंड है वो आपका आर्य खंड हो जाएगा, राइट। और उसके अलावा रिमेनिंग जो 5 खंड है वो मलेच खंड हो जाएंगे। मीन्स दिस वन एंड दिस, ये 5 हो जाएंगे मलेच खंड। और ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है वो आपका हो जाएगा आर्य खंड। तो अपन सभी लोग कहाँ रहते हैं, जम्बूद्वीप के ये 190वां पोर्शन है वो है भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र में 6 खंड है और 6 खंड में जो आर्य खंड है वहाँ पे अपन रहते हैं, राइट। तो ये 6 खंड आपको समझ में आ गया। अब अपन ने उस दिन देखा था कि ये जो भरत क्षेत्र है, तो भरत क्षेत्र के
टोटल 526 सहित 6/19 इतना भाग है। 1,00,000 को आप 190 से डिवाइड करोगे तो आपको 526 योजन लगभग मिलेगा। तो ये बरक क्षेत्र आपका समझ लीजिए 526 योजन का है। तो ये विजय पर्वत आने से ये 238 योजन का हो जाएगा और नीचे वाला पोर्शन भी 238 योजन का हो जाएगा, राइट। अब ये बरक क्षेत्र टोटल जो 526 योजन का है, तो अपनी जो अभी की दुनिया है, जो स्कूल में अपन ने मैप देखा है कि ये पूरा वर्ल्ड कितने में आ गया, तो वो पूरा वर्ल्ड है वो कितने में है, वो अपने को खास देखना है कि आर्यखंड में तो हम रहते हैं, पर अभी जो मैप हमने जो साइंस ने हमको बता के रखा है, जो हमने अभी तक समझ के रखा है, तो वो पूरा वर्ल्ड जो मैप अभी हम समझ रहे हैं वो कितने पोर्शन में। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो आर्यखंड है, आर्यखंड में एक डॉट कर दीजिए, सिंगल डॉट कर दीजिए, उतने में तो अभी का आपका पूरा विश्व हो गया। तो आपकी दुनिया जिसको आप अपनी दुनिया समझ रहे हैं वो कितने कम पोर्शन में है। जम्बू द्वीप सबसे छोटा द्वीप है, फर्स्ट नंबर का द्वीप है, उसमें 190वां भाग आपका भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र अप्रोक्सीमेटली 526 योजन का है। उसमें भी विजय पर्वत आने से ये नीचे का 238 योजन का हो गया, राइट। उसमें भी 3 पोर्शन है नीचे में, और उसमें आर्यखंड में जहाँ पे अपन रहते हैं, और आर्यखंड में अयोध्या नगरी है, राइट। आर्यखंड की अयोध्या नगरी मानी जाती है। और आर्यखंड में जो अभी का पूरा विश्व है वो कितना है, तो सिर्फ आप डॉट कर दीजिए तो उतने में तो अभी का पूरा विश्व आ गया। तो जिसको आपने अपनी बहुत बड़ी दुनिया मान के रखी है कि दुनिया कितनी बड़ी है, मैं तो वो देश की वो कंट्री की विजिट कर लूँ, उस कंट्री की विजिट कर लूँ, उस कंट्री की विजिट कर लूँ। यदि किसी व्यक्ति ने पूरे वर्ल्ड की भी विजिट कर ली है और ये सोचा है कि मैंने पूरे वर्ल्ड को देख लिया, तो उसने जैनिज्म के हिसाब से कुछ भी नहीं दिखा है, क्योंकि ये आर्यखंड और उसमें एक डॉट करो, उसमें तो आपका पूरा वर्ल्ड हो गया। तो जैनिज्म के हिसाब से उसने कुछ भी नहीं देखा। तो आज की जो दुनिया है, यदि आप गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल पे सर्च करके देखिए कि जो अपना ये वर्ल्ड है वो कितने किलोमीटर में बता रहा है, उसका व्यास कितना है, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली आप सर्च करोगे तो 12,747 किलोमीटर समथिंग, इतने किलोमीटर का पूरा वर्ल्ड आ गया, राइट। पूरा वर्ल्ड 12,747 किलोमीटर में आ गया। तो 12,747 किलोमीटर को आप यदि योजन में कन्वर्ट करोगे तो अपन ने देखा था कि ये एक योजन बराबर अप्रोक्सीमेटली 6,000 किलोमीटर। तो लगभग 12,000 का समझ लो आप। तो 2 योजन में तो आपकी पूरी दुनिया आ गई, 2 योजन में आपकी पूरी दुनिया आ गई। यानी 2 योजन में तो आपका अभी का जो मैप है वर्ल्ड का, उसमें पूरा मैप वो 2 योजन में आपकी पूरी दुनिया आ गई। और ये अकेला भरत क्षेत्र 526 योजन का है। तो आपकी दुनिया जिसको आपने दुनिया मान के रखी है वो बहुत ही छोटी है। और अपने जैनिज्म के हिसाब से जब जैन भूगोल स्टडी करते हैं तब हमको समझ में आता है कि अपनी दुनिया कितनी बड़ी है। तो इसलिए अभी तक अपन ये जैसे वो कुएं में कोई मेंढक होता है तो वो ये सोचता है कि वो मेरे से बड़ी स्पेस में कोई नहीं रहता है। और ऐसे ही शायद आप लोगों की हालत होगी, आप लोग ये समझते होंगे कि दुनिया कितनी बड़ी है, लेकिन आज आपको समझ में आ गया कि आर्यखंड में एक डॉट करोगे तो 2 योजन में आपकी पूरी दुनिया, आज की दुनिया जिसको समझते हो वो आ गई। लेकिन आज से दुनिया अपनी कितनी है उसकी डेफिनेशन चेंज कर लीजिए। आपकी दुनिया कितनी बड़ी है, तो बहुत बड़ी है, राइट। ये भरत क्षेत्र 190वां भाग है, उसमें भी जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप भी सबसे छोटा द्वीप है। उसके बाद असंख्य द्वीप और समुद्र है, और मध्य लोक 1 by 1 रह चुका था, राइट। और फिर 3 लोग। तो कोई पूछे आपकी दुनिया कितनी बड़ी है, तो आप 2 योजन में है दुनिया या 12,747 किलोमीटर की है, वो आज के बाद मत बताना। आप बोलना मेरी दुनिया तो 343 घन राज्य बराबर है, राइट। 3 लोग जो है वो अपनी दुनिया करी जाती है, क्योंकि जीव होता है वो तीनों लोगों में घूमता रहता है ज्ञान के अभाव में। तो उसकी दुनिया सिर्फ इतनी नहीं है 2 योजन की, उसकी दुनिया हो गई 343 घन राज्य, यानी 3 लोग का जो घनफल निकाला था वो दुनिया है। तो आपको समझ में आ गया कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आज हमने देख लिया कि हमने जिसको दुनिया मान के रखी है वो तो बहुत ही छोटी है और बहुत कम स्पेस में वो दुनिया आती है।
लेकिन वो ये छह खंड को जीतता है और 6 खंड को जीतने के बाद वो चक्रवर्ती कहलाता है। तो जीतने के बाद वो अपनी प्रशस्ति लिखने जाता है। तो वो प्रशस्ति लिखने के लिए कौन से पर्वत पे जाता है और वो पर्वत कहाँ पर है? तो कोई बता सकता है वो पर्वत कहाँ पर है और उस पर्वत का नाम क्या है? तो आपने कई बार प्रवचन में सुना होगा कि उस पर्वत का नाम है वृषभगिरी, लेकिन कहाँ पर है? उस पर्वत की पोजीशन कहाँ पे है? क्या आर्यखंड में है, क्या मलेशखंड में है, कहाँ पर है? तो आप यहाँ पे डॉट देख रहे हैं, ये जो डॉट दिख रहा है वो वृषभगिरी पर्वत है, राइट। और इस वृषभगिरी पर्वत पर चक्रवर्ती अपनी प्रशस्ति लिखने जाता है और जब वहाँ पे जाता है तो आप लोगों को पता है कि उसके पहले के जो कितने भी सारे चक्रवर्ती हो गए, उन सब ने अपनी अपनी प्रशस्ति लिखी थी, उससे वो पूरा वृषभगिरी फुल था और उसके कारण उसको अपनी प्रशस्ति लिखते समय वो किसी की मिटानी पड़ी और उस जगह अपने लिख पाया। तब उसका अभिमान चूर चूर हो गया था कि मैंने 6 खंड को जीतने के बाद मैं अभिमान में आके अपनी प्रशस्ति लिखने जा रहा था, लेकिन कितने सारे चक्रवर्ती हो गए और सबने अपनी अपनी प्रशस्ति यहाँ पे लिखी थी। तो आपको आज ये समझ में आ गया कि ये जो सेकेंड नंबर का जो मलेशखंड है वहाँ पे यहाँ पे वृषभगिरी पर्वत है, वहाँ पे चक्रवर्ती अपनी प्रशस्ति लिखने जाता है। तो अपन ने समझ लिया 6 खंड कैसे होते हैं, विजय पर्वत और गंगा सिंधु नदी के कारण 6 खंड हो गए। उसके बाद 5 मलेशखंड है, 1 आर्यखंड है। आर्यखंड में सिर्फ एक डॉट कर लीजिए, उतने में अपनी पूरी दुनिया आ गई। आज के साइंस के अकॉर्डिंग 2 योजन में है और अपना अकेला भरत क्षेत्र 526 योजन का है। तो सोच लीजिए अपनी दुनिया वो इतना बड़ा वर्ल्ड जिसको 2 योजन में समझते हैं। उसके बाद उसमें भी भारत देश में सपोज कोई एमपी में है तो एमपी स्टेट, कोई गुजरात में तो गुजरात स्टेट, उसमें भी कौन से सिटी में अथवा कौन से विलेज में हो उसको समझ लीजिए। उस सिटी अथवा विलेज में कौन सा आपका घर है और कितने बाई कितने का आपका घर है। सोच लीजिए कि आप कितने बड़े वर्ल्ड में से कितने कम एरिया में आप रह रहे हैं और फिर भी 4 फुट 5 फुट 10 फीट जमीन के लिए लोग लड़ लेते हैं, लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे पर केस कर लेते हैं। इतनी सी प्रॉपर्टी के पीछे क्या क्या नहीं कर लेते हैं। तो ये सब देख के हमको समझ में आता है कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं अथवा किस बात के लिए अपना संश्लेष परिणाम कर रहे हैं। अपन जिसको दुनिया मान के बैठे हैं वो तो कुछ भी नहीं है, कितनी बड़ी दुनिया है। तो हम ये जैन भूगोल पढ़ते पढ़ते अपनी और भी देखें कि हम जिसको बहुत कुछ मान के रखा है कि हम बहुत रिच, हमारी प्रॉपर्टी इतनी, तो वो आपकी कुछ भी नहीं है। जहाँ चक्रवर्ती का भी मान खंड होता है तो उसके सामने आपकी प्रॉपर्टी कोई मायने नहीं रखता है। और ये भरत क्षेत्र भी तो 190वां भाग था, इसलिए अपने को अपने परिणाम सरल रखना चाहिए, जो मिला है उसमें संतुष्ट होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वृषभगिरी नाम का पर्वत है, गोल पर्वत है, वो पर्वत पूरा गोल पर्वत है, राइट। और दिग्विजय के बाद चक्रवर्ती इसी पर्वत पर अपनी प्रशस्ति लिखता है। और आर्यखंड होता है उसमें ही धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति होती है। बाकी मलेशखंड में ये जो आर्यखंड है उसी में धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति होती है। बाकी जो मलेशखंड है उसमें धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसको और अपन डिटेल में आर्यखंड क्या है, मलेशखंड क्या है, कर्मभूमि क्या है, भूभूमि क्या है, वो बाद में समझेंगे। पहले अपन जम्बूद्वीप के मेन जो पोर्शन है उसको समझने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट फाइन। अब जो ये भरत क्षेत्र था उसके सेंटर में जो लाइन थी जिसको अपन ने विजय पर्वत कहा है, तो वो विजय पर्वत एग्जैक्ट कैसा होता है उसको इस ड्राइंग के माध्यम से बताएं। तो उसमें 5 योजन के ऊपर की भूमि पर कूट होते हैं। ये आपको जो दिख रहे हैं ऊपर वो कूट है, राइट। और जिसमें पूर्व दिशा में एक अप्रतिम चैत्यालय होता है, राइट। ये सबसे पहला जम्बूद्वीप पढ़ते पढ़ते 3 लोग पढ़ते पढ़ते सबसे फर्स्ट अप्रतिम चैत्यालय अपने को मिला है। हमारा मेन मोटिव यही है कि जैन भूगोल पढ़ते पढ़ते हमको अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ कहाँ पर है। हम रोज जब पूजा करते हैं तब पढ़ते हैं कि 3 लोग के समस्त कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय दृढ़, तो वो कहाँ पर है। जब हम उसको पढ़ेंगे तो हमारे भाव में और विशुद्धि बनेगी। और ये फर्स्ट चैत्यालय है जो उनको मिला है कहाँ पर, भरत क्षेत्र में जो विजय पर्वत है, विजय पर्वत में ये सारे कूट है। और उस कूट में से ये जो राइट साइड का कूट है, पूर्व दिशा का जो कूट है वो क्या है, उसके ऊपर अकृत्रिम चैत्यालय है।
तो विजय पर्वत में पूर्व दिशा में एक अकृत्रिम चैत्य है। ये सारे कूट है और ये अकृत्रिम चैत्य है। तो आपको याद रखना है, हम जब मध्य लोक के 458 अकृत्रिम चैत्य को गिनेंगे तब हम आपसे पूछेंगे कि सबसे पहला कूट आपने कहाँ पर देखा। तो आपको आपसे सबसे पहला चैत्यालय कहाँ पे देखा था। तो अब आपको चैत्यालय की काउंटिंग शुरू करनी है। ये फर्स्ट चैत्यालय आपको मिला है अकृत्रिम चैत्यालय विजय पर्वत, उसमें इतने सारे कूट और राइट डायरेक्शन में एक अकृत्रिम चैत्यालय है। तो आप अपने याद रखोगे, जब भी ध्यान करने बैठो तो बरक जम्बूद्वीप को याद करो, उसमें 190 भाग बरक क्षेत्र को याद करो, उसमें बरक क्षेत्र में सेंटर में विजय पर्वत को याद करो, उसमें इतने सारे कूट है और राइट डायरेक्शन में एक अकृत्रिम चैत्यालय है, उसको याद करके भाव सहित उसकी वर्णना करनी है। राइट। अब विजय पर्वत में 2 गुफा है। हमने आपको बोला था कि जो विजय पर्वत है उसमें 2 गुफा है। तो यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप देख रहे हो, ये गुफा और ये गुफा, ये विजय पर्वत है। राइट। और ये 2 गुफा है, एक गुफा है खंड प्रपात और दूसरी गुफा है तिमिस्र। तो ठीक है, इसमें से गंगा नदी बहती है और इसमें से सिंधु नदी बहती है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया। उस दिन भी हमने एक बार बताया था कि जैसे सपोज ये विजय पर्वत है, क्योंकि हमने बोला था कि ये जम्बूद्वीप पड़ते आपको याद रखना है कि वहाँ पर्वत दीवार की तरह है। तो विजय पर्वत है, यहाँ पे तो बोल दिया कि यह एक अकृत्रिम चैत्यालय है। और यहाँ पे क्या है, नीचे यहाँ से जो गंगा और सिंधु नदी, यहाँ पे गुफाएं है, खंड प्रपात और तिमिस्र गुफा। तो गंगा नदी और सिंधु नदी यहाँ से निकलती है। गेटिंग, वही पोजीशन यहाँ पे दिख रही है। फाइन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बता दिया बरक क्षेत्र और एलम क्षेत्र ये क्या है। तो जम्बूद्वीप था, उसको पूरे उसके 2 पार्ट कर दिए, मीन्स 2 पार्ट, यानी सबसे नीचे वाला पार्ट दिखाया और सबसे ऊपर वाला पार्ट दिखाया। राइट। तो जैसा बरक क्षेत्र दिखता है वैसा ही ऐरावत क्षेत्र है। जैसी सिचुएशन बरक क्षेत्र में विजय पर्वत और गंगा सिंधु आने से 6 खंड पड़े, वैसा ही ऐरावत क्षेत्र में विजय पर्वत ये रहा और यहाँ पे से रोहित और रोहितास्य नदी निकलने से यहाँ के 6 खंड पड़ गए। तो बरक क्षेत्र में जैसी सिचुएशन है, जैसी व्यवस्था है, वैसी व्यवस्था सिर्फ ऐरावत क्षेत्र में है। अब अपन जम्बूद्वीप को आपको याद होगा कि पूरा जो जम्बूद्वीप था उसका नीचे का बरक क्षेत्र हमने समझ लिया। अब बरक क्षेत्र के बाद कौन सा पर्वत आएगा आपको याद है, एक क्षेत्र एक पर्वत, एक क्षेत्र एक पर्वत। तो बरक क्षेत्र, उसके बाद सबसे पहला क्षेत्र बरक क्षेत्र, नीचे से गिनेंगे तो, और उसके बाद जो सबसे पहला पर्वत आएगा उसका नाम है हिमवान पर्वत। राइट। तो यहाँ पे हिमवान पर्वत का हिमवान पर्वत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ लिखा है कि बरक क्षेत्र की उत्तरी सीमा में हिमवान पर्वत है। राइट। क्योंकि बरक क्षेत्र नीचे है, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, हिमवान पर्वत। तो हिमवान पर्वत है वो कैसा है, तो अपन ऑलरेडी जान चुके हैं कि वो सुवर्ण कलर का यानी गोल्डन कलर का है और इसका विस्तार बरक क्षेत्र से दुगुना है। ये भी अपन ने जाना था। बरक क्षेत्र को अपन ने x कैश किया था और हिमवान पर्वत को उससे डबल यानी 2x कैश किया था। x का रेंज है 526 सही 6/19। राइट। 6/19 यूजन और ये 2x यानी हिमवान पर्वत उससे डबल का हो जाएगा। इस तरह से इस पर्वत के बीचों बीच में पद्मा नाम का सरोवर है। फिर उसके बाद ये पर्वत किस तरह से है, तो जो पूरा जम्बूद्वीप है उसमें पूर्व से पश्चिम की ओर क्या है, फैला हुआ है, पूर्व से पश्चिम समुद्र तक फैला हुआ है। इस पर्वत पर 11 कूट है। राइट। और इन कूटों में पूर्व दिशा की कूट पर चीन मंदिर है। वेरी गुड। ये दूसरा अकृत्रिम चैत्यालय आपको मिला। अब आपको याद रखना है, एक अकृत्रिम चैत्यालय था जो बरक क्षेत्र के विजय पर्वत की पूर्व दिशा में था और दूसरा अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ पर है, तो हिमवान पर्वत पर जो कूट है और राइट डायरेक्शन में यानी पूर्व दिशा में क्या है, एक अकृत्रिम जीव मंदिर है और शेष जो कूट है उस पर बेहतर देव और देवियों के भवन है। ये जो हम देख रहे हैं उसको अब हम अभी जम्बूद्वीप के डायग्राम से हम आपको दिखाएंगे, इसलिए आप ज़्यादा चिंता में मत आइए कि ये सब क्या बोलती जा रही है माता जी। आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। पहले आप यहाँ टेक्स्ट से समझ लीजिए, फिर मैं डायग्राम से आपको एक एक चीज़ दिखाती हूँ। फिर इसके पूर्व और पश्चिम द्वार से क्रमशः गंगा और सिंधु नदी तथा उत्तर द्वार से रोहितास्य नदी निकलती है।
ये भी अपन ने जब नदियाँ समझी थी तब समझा था कि किस तरह से हिमवंत पर्वत है, उसमें पद्म सरोवर है, उसमें से नीचे की ओर गंगा और सिंधु नदी निकलती है और ऊपर उत्तर की ओर रोहितास्य नदी निकलती है। राइट, अब ये जो अपन ने समझा है उसको अपन जम्बूद्वीप के डायग्राम में देखते हैं। जम्बूद्वीप का डायग्राम में पढ़ के आएंगे प्रीवियस हो। अब तो बाहर आ जाइए और जहाँ डायग्राम देखिए वहाँ चलिए। ये रहेंगे, इसको जूम कर दो तो नीचे दिख रहा है। यहाँ पे ये आपका बरफ क्षेत्र था, उसको अपन ने जूम करके समझ लिया। अब ये आपका सबसे फर्स्ट पर्वत हिमवंत पर्वत है जो सोने का कलर है। राइट, उसका गोल्डन जैसा कलर है, ये हो गया। और ये जो आपको इसको और जूम करना है, ये आपका हिमवंत पर्वत है। राइट, हिमवंत पर्वत पे आपको ये जो दिख रहे हैं वो सारे क्या है, ऊँट है, ये सब ऊँट है। राइट, और अपन ने क्या देखा कि जो हिमवंत पर्वत है उसमें राइट डायरेक्शन में क्या है, तो अकृत्रिम जीव चैत्यालय है। तो ये आपका अकृत्रिम जीव चैत्यालय हो गया। राइट, ये अकृत्रिम जीव चैत्यालय है। तो इस प्रकार से ये जो ऊँट है उसमें 72 देवों के 72 देव देवियाँ अपना निवास करती है। और ये अकृत्रिम चैत्यालय हिमवंत पर्वत का अकृत्रिम चैत्यालय। तो एक अकृत्रिम चैत्यालय अपन ने देखा था, ये बरफ क्षेत्र है, उसमें विजयात पर्वत है और यहाँ पे अकृत्रिम चैत्यालय था। और दूसरा अकृत्रिम चैत्यालय अपने को हिमवंत पर्वत पे मिल गया। ये पद्मा सरोवर से ये गंगा नदी निकली और ये सिंधु नदी निकली और ऊपर की साइड उत्तर साइड रोहितास्य नदी निकली। तो आपको हिमवंत पर्वत का सारा समझ में आ गया है। और हिमवंत पर्वत पर टोटल 11 कूट है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 कूट है और एक अकृत्रिम चैत्यालय है। नेक्स्ट, अब अपन नेक्स्ट क्षेत्र कौन सा आएगा, तो भरत हिमवंत दूसरे नंबर का क्षेत्र है हिमवंत क्षेत्र। तो अपन हिमवंत क्षेत्र को देखने का प्रयत्न करेंगे। ये हिमवंत क्षेत्र है, एक क्षेत्र समझा, एक पर्वत समझा। अब दूसरे नंबर का क्षेत्र है हिमवंत क्षेत्र। तो हिमवंत पर्वत के उत्तर में डेफिनेटली पहले बरफ क्षेत्र और फिर हिमवंत पर्वत, और उसके टॉप पर क्या है, तो उसके ऊपर हिमवंत है। तो हिमवंत पर्वत के उत्तर दिशा में और महाहिमवंत पर्वत के दक्षिण दिशा में हिमवंत क्षेत्र है। और उसका विस्तार कितना है, तो बरफ क्षेत्र से 4 गुना है। तो 4 गुना कैसे हो जाएगा, क्योंकि बरफ क्षेत्र से डबल विस्तार किसका था, हिमवंत पर्वत का। अब बरफ क्षेत्र से फिर अपन जब हिमवंत क्षेत्र का विस्तार काउंट करेंगे तो उससे 4 गुना हो जाएगा और हिमवंत पर्वत से डबल हो जाएगा। राइट, इन शॉर्ट बरफ क्षेत्र से सब कुछ डबल डबल करते जाना है। तो फिर किस नंबर पे आ रहा है उसको समझ के अपने को उसका डबल करना है। फाइन, अब इसके बहुमध्य भाग में नाभि गिरी, शब्दवान नाम की नाभि गिरी है। और इस क्षेत्र के पूर्व और पश्चिम में रोहित और रोहितास्य नाम की 2 नदियाँ निकलती हैं। जब अपन ने नदियाँ समझा था तब देखा था कि रोहित नदी जो ऊपर से आती है, कौन से, महापद्म सरोवर से, और जो रोहितास्य नदी नीचे से पद्म सरोवर से आई थी। तो जो हिमवंत क्षेत्र है उसमें 2 नदी है, रोहित और रोहितास्य नदी, और सेंटर में शब्दवान नामक नाभि गिरी है। ये दोनों नदियाँ होती है, वो जो शब्दवान नाम के नाभि गिरी है उसको उत्तर व दक्षिण में उससे 2 कोश दूर रह करके अर्ध परिक्रमा करती हुई, राइट, यानी जो बीच में जैसे यहाँ पे नाभि गिरी है, राइट, गोल है, और ये नाभि गिरी है। तो यहाँ से जो नदी आएगी उत्तर और दक्षिण में क्या करेगी, यहाँ से अर्ध परिक्रमा करती हुई, यानी ये नाभि गिरी है तो जो नदी आएगी तो वो उत्तर में और ऊपर से जो नदी आएगी दक्षिण में, इस तरह से अर्ध परिक्रमा करेगी नाभिगिरी पर्वत की, और फिर क्या कर जाएगी, अपनी अपनी दिशा में उड़ जाती है और आगे जाके वो समुद्र में गिर जाती है।
कैसे, तो अपन अभी चार्ट के माध्यम से देखेंगे। और हेमवत क्षेत्र में शाश्वत जघन्य भूमि होती है। आपको याद रखना है, हेमवत क्षेत्र है उसमें कौन सी भूमि है, तो जघन्य भूमि होती है। और जघन्य भूमि है तो जघन्य भूमि कौन सा काल कहलाता है, तो ऑब्वियसली सूक्ष्म ऊष्मा काल कहलाता है। जैसे अपन जब काल चक्र पढ़ते हैं तब अपन फर्स्ट काल को उत्तम भूमि कहते हैं, दूसरे काल को मध्यम भूमि कहते हैं और तीसरे काल को जघन्य भूमि कहते हैं। तो जब जघन्य भूमि यानी वहाँ पे हमेशा सूक्ष्म ऊष्मा काल रहता है। ठीक है, अब ये जो हेमवत क्षेत्र में अपन ने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रीड की उसको अपन डायग्राम में देखने का ट्राई करते हैं। जम्मू द्वीप नीचे ऊपर नीचे कम ठीक, ये क्वेश्चन ये आपका क्या है, हेमवत क्षेत्र। अब आपको याद रखना है ये बरफ क्षेत्र, ये हिमवान पर्वत और ये आपका हेमवत क्षेत्र, ये दोनों अपन समझ चुके हैं। अब आपने हेमवत क्षेत्र में एंट्री करी, राइट। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा कि हेमवत क्षेत्र कहाँ पर है, तो हिमवान पर्वत है उसकी उत्तर दिशा में और महाहिमवान पर्वत है उसकी दक्षिण दिशा में। तो आप ये लैंग्वेज देख के डर मत जाना, बहुत ईजी है। कहाँ पे हेमवत क्षेत्र, तो हिमवान पर्वत की उत्तर दिशा में और जो महाहिमवान पर्वत है उसकी दक्षिण दिशा में। गेटिंग। अब उसका कलर अपने समझ लिया था, ये उसका कलर था हेमवत क्षेत्र का, सॉरी पर्वत का कलर होता है, ये क्षेत्र है। तो क्षेत्र में दो नदियां होती है, ये रोहित और ये रोहितास्य नदी। रोहितास्य नदी कहाँ से आई थी, तो पद्म सरोवर से। ये जो सेंटर में है वो नाभिक है, शायद आपको और जूम करूं, ये जो सेंटर का पोर्शन है और नीचे ये जो सेंटर में छोटा सा राउंड है, शायद देखने में आपको दिक्कत हो रही होगी पर आप समझ लीजिए नाभिकीय है। तो ये नाभिकीय है, तो यहाँ से सरोवर से जो रोहितास्य नदी आएगी वो यहाँ अर्ध परिक्रमा करेगी, राइट। तो ये क्या हुआ, उत्तर की ओर उसने अर्ध परिक्रमा करी और फिर इस साइड लेफ्ट साइड यानी पश्चिम दिशा में मूव हो गई और यहाँ पे जो लवण समुद्र है तो लवण समुद्र में वो मिल जाएगी। और महापद्म सरोवर से जो रोहित नदी आई थी वो दक्षिण दिशा में, नीचे की दक्षिण ऊपर की उत्तर, तो दक्षिण दिशा में नाभिगिरी की अर्ध परिक्रमा करके फिर ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा में टर्न करेगी और यहाँ पे जो लवण समुद्र मिलेगा जम्बूद्वीप के बाहर, वहाँ पे वो मिल जाएगी। तो ये रोहित नदी और ये रोहितास्य नदी हो गई, फाइन। अब अपने को आगे नेक्स्ट जो पर्वत है उसको समझना है। तो आपको समझ में आया ये बरफ क्षेत्र था, राइट, ये हिमवान पर्वत था, फिर ये हेमवत क्षेत्र था। अब पर्वत आएगा तो पर्वत यानी कौन सा, महाहिमवान पर्वत। बरफ क्षेत्र से डबल हिमवान पर्वत, हिमवान पर्वत से डबल हेमवत क्षेत्र। अब हेमवत क्षेत्र से डबल क्या है, महाहिमवान पर्वत। उसके बारे में अपन इंफॉर्मेशन पहले रीड कर लेते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट महाहिमवान पर्वत। तो जो हिमवान क्षेत्र के उत्तर में क्या है, महाहिमवान पर्वत। अभी अपन ने हेमवत क्षेत्र देखा, राइट। तो हेमवत क्षेत्र के ऊपर कौन सा पर्वत है, तो महाहिमवान पर्वत। और ये कैसा पर्वत है, तो पर्वत का कलर होता है, पर्वत का कलर ये चांदी जैसा, दैट मीन्स रजतमय है, फाइन। और इसका विस्तार कितना है, तो जो हिमवान पर्वत है उससे 4 गुना है, यानी यहाँ पे से पर्वत बरफ क्षेत्र से डबल हिमवान पर्वत, हिमवान पर्वत से हेमवत क्षेत्र डबल, हेमवत क्षेत्र से महाहिमवान डबल। तो जब पर्वत हिमवान पर्वत से काउंट करेंगे तो फिर हिमवान पर्वत से डबल तो हेमवत क्षेत्र होगा था। तो जो ये महाहिमवान पर्वत है वो कितना हो जाएगा, 4 गुना। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि हिमवान पर्वत से ये महाहिमवान पर्वत 4 गुना। इस पर्वत पे कितने फुट है, तो 8 फुट है, राइट। और
जिनमें पूर्व दिशा में सिद्धायन कूट पर जिनालय है। आपको याद रखना है, आपको ये तीसरा जिनालय मिला। ऐसे अपने को 458 अकृत्रिम जिनालय की वंदना करनी है। अभी तो आप तीसरे पर ही हो, इसलिए भूलना मत कहाँ कहाँ पे अकृत्रिम चैत्यालय मिलते हैं। तो ये महाहिमवंत पर्वत, उसमें टोटल 8 कूट है। उसमें जो पूर्व दिशा का सिद्धायन कूट पर क्या है, अकृत्रिम चैत्यालय है, जिनालय, राइट। और बाकी की जो 7 कूट है उस पे बेहतर देव देवियों के क्या है, भवन बने हुए हैं, राइट। तो आपको समझ में आ गया पहला अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ मिला था, भरत क्षेत्र के विजय पर्वत में पूर्व दिशा में। दूसरा अकृत्रिम चैत्यालय आपको जो फर्स्ट पर्वत था हिमवंत पर्वत, उसके पूर्व दिशा में, राइट। और तीसरा अकृत्रिम चैत्यालय आपको मिल गया महाहिमवंत पर्वत की पूर्व दिशा में एक अकृत्रिम चैत्यालय मिला, राइट। अब इस पर्वत के मध्य में महापर्वत तालाब है। आपको पता है अपन ने देखा था पर्वत के सेंटर में तालाब है। पद्म सरोवर से महापद्म सरोवर डबल है। अब वो तालाब के दक्षिण द्वार से रोहित नदी निकलकर हेमबक क्षेत्र में जाती है और उत्तर द्वार से हरिकांता नदी निकलकर हरि क्षेत्र में बहती है। तो अपन इसको चार्ट में देखने का ट्राई करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही इजी है। हो सकता है पहली बार जो पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा टफ लगे, पर मन लगा के पढ़ने से, रुचि जगाने से ये सब कुछ इजी हो जाता है। पर यह आपका महाहिमवंत पर्वत दिख रहा है। महाहिमवंत पर्वत का कलर चांदी जैसा है। ये पेंसिल कलर किए हुए हैं, इसलिए उसमें ऐसा ही दिखा सकते हैं। तो इसको आप समझ लीजिए, ये पर्वत चांदी जैसे कलर का है। उसके सेंटर में महापद्म सरोवर है, जो कि पद्म सरोवर से आप देख रहे हो। ये पद्म सरोवर उससे डबल साइज का ये है, राइट। और जो हिमवंत क्षेत्र का उससे डबल क्या है, महाहिमवंत पर्वत है। और ये हिमवंत पर्वत है तो उससे अभी पढ़ने में आया था कि 4 गुना है। तो 4 गुना कैसे, तो हिमवंत पर्वत से डबल ये क्षेत्र, तो फिर ये पर्वत कितना हो जाएगा, तो हिमवंत पर्वत से 4 गुना नेक्स्ट पर्वत महाहिमवंत पर्वत हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हो कूट बने हुए, तो यहाँ पे 8 कूट है और राइट डायरेक्शन में सिद्धायन कूट पर अकृत्रिम चैत्यालय है। तो ये अकृत्रिम चैत्यालय होगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट अकृत्रिम चैत्यालय, यहाँ पे सेकंड अकृत्रिम चैत्यालय और यहाँ पे थर्ड अकृत्रिम चैत्यालय। तो 3 अकृत्रिम चैत्यालय की आज आपने वंदना की, राइट। अब ध्यान लगाओ, तब जम्बूद्वीप को याद करना और तीनों अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना आप जरूर कर लीजिएगा। अब अपन आगे मूव करते हैं। तो ये आगे क्या आ जाएगा, क्षेत्र आएगा, राइट। तो क्षेत्र आएगा तो यहाँ महापद्म सरोवर से दोनों ही डायरेक्शन में क्या निकली, नदी। तो एक नदी नीचे के क्षेत्र में जाती है और एक नदी ऊपर के क्षेत्र में जाती है। महापद्म सरोवर से दक्षिण की ओर जो नदी जा रही है वो अपन ने देख लिया था, रोहित नदी यहाँ पे अर्ध परिक्रमा करते हुए पूर्व दिशा में जाकर लवण समुद्र में मिल जाती है। और महापद्म सरोवर से जो उत्तर की दिशा में नदी निकल रही है वो ये नाभिगिरी की अर्ध परिक्रमा करते हुए पश्चिम की दिशा में मिल जाएगी। ये हरि क्षेत्र है। हरि क्षेत्र में ये नदी का नाम हरिकांता नदी है, राइट। महापद्म सरोवर से उत्तर दिशा में उत्तर की ओर टर्न करते हुए नाभिगिरी की अर्ध परिक्रमा करते हुए पश्चिम की ओर मुड़ जाएगी और पश्चिम की ओर मुड़ करके ये नदी बाहर लवण समुद्र में मिल जाएगी और इस नदी का नाम है हरिकांता। तो महापद्म सरोवर से 2 नदी, एक नदी हरिकांता निकलेगी और एक नदी रोहित निकलेगी। तो आपको समझ में आ गया। इस तरह से एक नदी ऊपर की ओर और एक नदी नीचे की ओर अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी डायरेक्शन में टर्न करती है। अब अपन हरि क्षेत्र के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट, हरि क्षेत्र। तो हरि क्षेत्र कैसा है, तो महाहिमवंत पर्वत के उत्तर और निषद पर्वत के दक्षिण में क्या है, हरि क्षेत्र है। तो आपने अभी महाहिमवंत पर्वत को देखा, तो महाहिमवंत पर्वत के ऊपर अपन ने अभी हरि क्षेत्र भी देखा था। तो महाहिमवंत पर्वत के उत्तर में है और उस जो महाहिमवंत पर्वत के उत्तर में हरि क्षेत्र आएगा और उसके ऊपर क्या आ जाएगा,
अब इसका विस्तार कितना है, तो हेमवक क्षेत्र से 4 गुना है। यहाँ पे जो 2 गुना 4 गुना जो बताया हुआ है वो पर्वत का पर्वत से बताया हुआ है और क्षेत्र का क्षेत्र से। तो हेमवक क्षेत्र से यहाँ पे काउंट किया है, तो हेमवक क्षेत्र का जितना विस्तार है उससे 4 गुना विस्तार किसका हो जाएगा, हरित क्षेत्र का, क्योंकि हेमवक क्षेत्र से डबल हो जाएगा महाहिमवंत पर्वत और महाहिमवंत पर्वत से डबल हो जाएगा हरित क्षेत्र। तो हेमवक क्षेत्र से हरित क्षेत्र का विस्तार ऑब्वियसली 4 गुना हो जाएगा। अब इस क्षेत्र के मध्य भी हेमवक क्षेत्र की तरह नाभि गिरी है, राइट। हर एक जगह हर एक क्षेत्र के सेंटर में एक नाभि गिरी है, वो गोलाकार है, बिल्कुल व्हाइट कलर की है। फाइन। अब हरित और हरिकांता नदी नाभिगिरी की परिक्रमा करते हुए एक क्षेत्र में प्रवेश करती है। जैसे अपन ने अगले क्षेत्रों में समझा वैसा ही यहाँ समझना है। नाभिगिरी की अर्ध परिक्रमा करते हुए उत्तर और दक्षिण दिशा में अर्ध परिक्रमा करते करते अपनी अपनी दिशा में वो नदियाँ टर्न हो जाती है। इस क्षेत्र में शाश्वत मध्यम भूमि है। तो आपको याद रखना है, जो फर्स्ट क्षेत्र मिला था उसमें जघन्य भूमि थी, राइट। यानी भरत क्षेत्र को मत समझना, क्योंकि भरत क्षेत्र में कर्म भूमि है, क्योंकि अपन सभी लोग कर्म करके अपना जीवन चलाते हैं, राइट। इसलिए भरत क्षेत्र में कर्म भूमि है। जो उसके बाद सेकंड जो क्षेत्र है हेमवक क्षेत्र, तो वहाँ से भूमि स्टार्ट होती है, तो उसमें जघन्य भूमि है। ये तीसरे नंबर का क्षेत्र मिला हरित क्षेत्र, तो उसमें मध्यम भूमि है। याद करना कुछ बहुत हार्ड नहीं है, कर्म भूमि हम, ये आपका हरित क्षेत्र है। यहाँ से आप देख रहे हो भरत क्षेत्र, फिर हिमवान पर्वत, फिर उससे डबल हेमवक क्षेत्र, फिर महाहिमवान पर्वत, और ये तीसरे नंबर का क्षेत्र आपको मिला जिसका नाम है हरित क्षेत्र। अब हरित क्षेत्र में अपन ने देखा कि जो हेमवक क्षेत्र से उससे 4 गुना था, तो ऑब्वियस बात है हेमवक क्षेत्र से डबल महाहिमवान पर्वत, महाहिमवान पर्वत से आपको डबल आपको हरित क्षेत्र मिल गया। अब वहाँ पर 2 नदियाँ हैं, तो कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से आती हैं, तो ये जो महापद्म सरोवर से ये नदियाँ करके जो नाभिगिरी है उसकी अर्ध परिक्रमा करके उसने लेफ्ट साइड में टर्न करके लवण समुद्र में मिल गई। और यहाँ पे जो तिंगी सरोवर से जो नदी आती है वो दक्षिण की ओर नाभिगिरी की परिक्रमा करके पूर्व की ओर मूव करके लवण समुद्र में यहाँ पे मिल जाती है, राइट। तो हरित क्षेत्र से 2 नदियाँ निकलती हैं, और अपन ने इधर देखा था कि यहाँ पे हमेशा मध्यम भूमि रहती है। ये क्षेत्र था हेमवक क्षेत्र, उसमें जघन्य भूमि थी, यहाँ पे मध्यम भूमि हमेशा रहती है। तो इस तरह से ये हरित क्षेत्र होगा। अब अपन जो नेक्स्ट पर्वत है उसको अपन समझने का ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट पर्वत निषद पर्वत है। तो अपन ने ये भी देखा था हरित क्षेत्र में कि हरित क्षेत्र के दक्षिण की ओर महाहिमवान पर्वत है और हरित क्षेत्र के उत्तर की ओर निषद पर्वत है। तो निषद पर्वत को समझने का अपन ट्राई करेंगे। और यहाँ पे ये नदी का नाम है पंचायत, ठीक। तो जो 2 नदी आपको दिख रही थी, तो एक नदी थी हरी नदी और दूसरी नदी का नाम था हरिकांता नदी। तो आपको याद हो गया, जो भरत क्षेत्र है उसमें 2 नदी गंगा और सिंधु, जो हेमवक क्षेत्र है उसमें 2 नदी रोहित रोहितास्य, और ये जो थर्ड क्षेत्र था जिसका नाम है हरित क्षेत्र, तो हरित क्षेत्र में 2 नदी हरि हरिकांता। तो बहुत ईजी है। भरत क्षेत्र भारतवासियों को गंगा सिंधु नाम याद ही है। फिर नेक्स्ट जो हेमवक क्षेत्र थे उसमें रोहित और रोहितास्य हो गए, और ये जो थर्ड क्षेत्र जिसका नाम हरित क्षेत्र था, तो उसी के नाम से हरि और हरिकांता 2 नदियाँ उसमें बहती हैं। तो अपन ये हरित क्षेत्र को समझने का प्रयास किया, और यहाँ पे हमेशा मध्यम भूमि की व्यवस्था होती है, और मध्यम भूमि यानी सूक्ष्म काल वहाँ पर होता है। नेक्स्ट, अब अपने को विदेश क्षेत्र समझना है। तो विदेश क्षेत्र बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और क्षेत्रों के नाम और पर्वतों के नाम किसी ने सुने हो अथवा ना सुने हो, लेकिन विदेश क्षेत्र का नाम जरूर सुना होगा। विदेश क्षेत्र कहाँ पर है, वो कितना बड़ा है, उसमें कहाँ पर विद्यमान 20 तीर्थंकर रहते हैं, उसके जो सेंटर में सुमेरु पर्वत है वो कैसा है, और फिर उसमें कौन सी व्यवस्था रहती है, वहाँ कर्मभूमि होती है, क्या भूमि होती है, किस प्रकार की व्यवस्था होती है, क्या भरत क्षेत्र की तरह वहाँ पे भी 6 खंड होते हैं, वहाँ पे भी 6 खंड यदि है
कहाँ पे आर्यखंड है, वहाँ पे भी चक्रवर्ती होते हैं क्या, और यदि होते हैं तो वो कहाँ पर प्रशस्ति लिखने जाते हैं, वहाँ पे 6 खंड की रचना कैसे बनी, वो सारी बातें। विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान कहाँ पर विराजमान होते हैं, सुमेरु पर्वत की 16 कृत्रिम चैत्यालय जो अपन पूजन करते हैं वो कहाँ पर होता है, वो सारी बातें अपने को बहुत अच्छे से नेक्स्ट लेसन में समझने को मिलेगा कि सुमेरु पर्वत के अकृत्रिम चैत्यालय और सुमेरु पर्वत ही क्या, अपन 5 मेरु के अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी तक आपने 3 अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करी है, लेकिन नेक्स्ट सेशन में आपको एक ही अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करने मिलेगी। इसलिए कल का सब्जेक्ट, कल का जो टॉपिक है उसको जरूर पढ़िए। वहाँ पे आप आराम से पूजा, जो आप पंचमेरु की पूजा करते हो और पंचमेरु की पूजा की जो जयमाला बोलते हो उसमें पंचमेरु का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उसी जयमाला को बेस बनाकर यहाँ पर चित्र के माध्यम से वो जयमाला को भी समझेंगे कि कैसे जयमाला में जो लिखा हुआ है वो कहाँ कहाँ पर है। इस प्रकार पंचमेरु के 80 जिन चैत्यालय की अपन वंदना करेंगे। विदेश क्षेत्र में जो सेंटर में जो सुमेरु पर्वत यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सुमेरु पर्वत है, तो सुमेरु पर्वत पर 16 अकृत्रिम चैत्यालय है। फिर बाकी के पर्वत कहाँ है और बाकी के 4 पर्वत पे 16-16 चैत्यालय कहाँ पर है, ये सारा अपन कल समझने का प्रयत्न करेंगे। ये इतनी सारी लाइनिंग्स क्या दिख रही है, ये सब क्या है, ये सेब कैसा है, ये सब कुछ क्या है, ये दोनों वृक्ष दिख रहे हैं वो क्या है, सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग विदेश क्षेत्र को समझने का ट्राई करेंगे। क्योंकि जितने भी क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र विदेश क्षेत्र है, उसको यानी जम्बू द्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्र विदेश क्षेत्र है, जम्बू द्वीप का सेंटर का क्षेत्र विदेश क्षेत्र है, और जम्बू द्वीप के सेंटर में जो नाभि के समान, जैसे बॉडी में जो नाभि होती है वैसे जम्बू द्वीप में नाभि के समान जो सुमेरु पर्वत है वो कितना बड़ा है। और अपन ने ये भी पढ़ा था कि जितनी मध्य लोक की हाइट है उतनी ही सुमेरु पर्वत की हाइट है, अथवा जितनी सुमेरु पर्वत की हाइट है उतनी अपनी मध्य लोक की हाइट है। फिर ये सुमेरु पर्वत की हाइट कैसी है, ये सुमेरु पर्वत के दीवार जैसा है, बाकी सारे पर्वत तो दीवार की तरह है, पर ये सुमेरु पर्वत के दीवार जैसा है और नहीं है, तो फिर वो सुमेरु पर्वत की हाइट किस तरह से, क्या गोलाकार है नाभि की तरह, नाभि की तरह क्या गोलाकार है, किस प्रकार का है, गोल्डन कलर का है, किस कलर का है, सब कुछ अपन कल देखने का ट्राई करेंगे। तो कल पंचमेरु की 80 अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करना मत भूलना। कल जरूर अपन भाव सहित यहाँ बैठे बैठे ही पंचमेरु की वंदना करेंगे, विदेश क्षेत्र को समझेंगे। आज आपको इतना समझ में आया होगा और आप भाव सहित पढ़ते जाइए, मन लगा के, एकाग्रता से, कंसंट्रेशन से। जब रुचि बढ़ा के, इंटरेस्ट बढ़ा के पढ़ते जाओगे तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें बहुत इजी लगने लगेगी। इसलिए अपने मन को एकाग्र करिए और मन बनाइए कि मुझे तो जैन भूगोल पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप बार बार सुन के भी इसको अच्छे से समझ पाओगे। इसी भावना के साथ जय गुरु आचार्य योगेश जी की जय।